नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। नए साल का आगाज हो चुका है। राज्यसभा टीवी के सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की चर्चा में हम बात करेंगे उम्मीदों का साल 2021 की। कहते हैं समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता, समय जाते जाते बहुत कुछ सिखा कर जाता है। साल 2020 चला गया और 2021 के लिए नई सीख के साथ चुनौतियों में अवसरों को तलाशने की वजह दे गया, और इन अवसरों के साथ दे गया नए साल के लिए नई और कई उम्मीदें भी। पिछले साल लोगों ने अपने जीवन में ऐसी महामारी देखी जिसने जीने और सोचने का नजरिया बदल दिया। 2020 ने हमें ये सिखाया कि स्वास्थ्य ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। साथ ही इस साल में कई बड़े और नए अध्याय जुड़े। अनुच्छेद 370 की समाप्ति, CAA, श्रम सुधार, कॉरपोरेट कर में कमी, नई शिक्षा नीति और कृषि सुधारों के साथ ही डिजिटल युग का आगाज, इन सब के लिए याद किया जाएगा 2020। आर्थिक मोर्चे पर भी आत्मनिर्भर बनने की बड़ी कवायद शुरू की गई। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत पहली बार न सिर्फ चीन की विस्तारवादी नीति को रोकने में सफल रहा, बल्कि चीन की आर्थिक नींव पर भी प्रहार किया। सारी परेशानियों के बावजूद कुछ ऐसे प्रयास हुए जो नए साल के लिए कई उम्मीदें जगाते हैं। साल 2020 ने हमें अपनी क्षमता परखने का मौका दिया। बीते साल ने कई सबक सिखाए और चुनौतियों से लड़ना भी सिखाया। हमने बहुत कुछ ऐसा भी सीखा जिसे आपदा में अवसर या उपलब्धि के तौर पर गिना जा सकता है, और जो साल 2021 के लिए उम्मीद की नई किरण जगाता है। आज की चर्चा में बात करेंगे ऐसे प्रयासों और अवसरों की जिनकी बदौलत 2020 मुश्किलों में भी मुस्कुराने की वजह दे गया। बात करेंगे उस सीख की जो साल 2020 ने हमें सिखाई। साथ ही चर्चा करेंगे नए साल में नई उम्मीदों की, नए अवसरों की। और इस चर्चा में मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पहले मैं आपसे उनका परिचय करवा दूं। जितेंद्र जैन हैं, साइबर एक्सपर्ट, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही उर्वशी प्रसाद हैं, सार्वजनिक नीति विशेषज्ञ, नीति आयोग। आप दोनों का बहुत स्वागत राज्यसभा टीवी में। और सबसे पहले आप सभी को राज्यसभा टीवी की पूरी टीम की ओर से नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राज्यसभा टीवी के सभी दर्शकों को की नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं 2021 आप सबके परिवार के लिए मंगलमय हो। जी शुक्रिया। और आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। नए साल का आगाज हो चुका है, 2021 में हम प्रवेश कर चुके हैं नई उम्मीदों के साथ। चर्चा की शुरुआत उर्वशी में आपसे करना चाहूंगी। 2020 जिसे कि नई सीख का साल कहा गया, और उस सीख से उन चुनौतियों में जो अवसर हमने ढूंढे, उसके साथ क्या नई उम्मीदें हम लेकर पहुंच रहे हैं 2021 में? जी, जैसे कि आपने कहा 2020 भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए बड़ा कठिन समय रहा। लेकिन ऐसा भी समय रहा जिसमें, जैसे आपने कहा, बहुत तरह के अवसर निकल के आए जिन पे हम आगे अगर काम करें तो बहुत क्षेत्रों को बेहतर किया जा सकता है। तो स्वास्थ्य, जैसे आपने कहा कि हमें ये एहसास हुआ कि कितना जरूरी है स्वास्थ्य, और कई बार स्वास्थ्य को हम सोशल सेक्टर कहते हैं, लेकिन इस साल के बाद मुझे लगता है किसी के मन में शक नहीं रहेगा कि ये उतना ही इकोनॉमी के लिए जरूरी है, और हर एस्पेक्ट के लिए स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। तो ये एक बहुत इस साल से बड़ी लर्निंग रही है हम सबके लिए। मुझे लगता है कि एक खास बात जो हमने देखी यहाँ भारत में, हमारा बहुत बड़ा देश है, हमारी विभिन्न प्रकार की यहाँ पे परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, लेकिन फिर भी हमने इस महामारी का सामना मैं कहती हूँ बहुत मजबूत तरीके से किया, क्योंकि सरकार में केंद्र पे ही नहीं, राज्य सरकारें साथ आई, प्राइवेट सेक्टर साथ आया, हमारे NGO साथ आए। आप देखेंगे कि मार्च में हमारा ये स्थिति थी कि हम शायद एक भी N95 मास्क या PP किट देश में नहीं बनाते थे। आज आप देखें तो हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक उस बात का एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि हम किस तरह से जब साथ में मिलकर काम करते हैं तो बड़ी सी बड़ी चुनौती का हम ये सामना कर सकते हैं। और हमें इसी मिशन मोड से जो हमने सीख पाई है उसको आगे कैसे ले जाना है, सिर्फ महामारी के समय नहीं, लेकिन हमारी जो डे टू डे फंक्शनिंग होती है उसमें भी हम किस तरह से इसी प्रकार का कोलैबोरेशन लाएं, ये एक बहुत बड़ी सीख है। और दूसरा, टेक्नोलॉजी
जैसे कि आपने कहा कि हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत बढ़ा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो टेलीमेडिसिन बहुत बड़ी तरीके से लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। टेलीमेडिसिन कोई नई चीज नहीं है, लेकिन इस साल हमने देखा कि जो लोगों का उसके प्रति जो अडॉप्शन है वो बहुत बढ़ा, क्योंकि अब इस साल सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से आप हमेशा क्लिनिक या अस्पताल नहीं जा सकते थे। तो इसमें आगे के लिए बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि हमारे देश में ऐसी बहुत जगहें हैं जहां आपको डॉक्टर स्पेशलिस्ट आसानी से नहीं मिलते हैं। तो अगर हम टेक्नोलॉजी का सही तरह से प्रयोग कर सकें तो ऐसे लोगों को भी हम एक्सेस पहुंचा सकते हैं। सिमिलरली हमने देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का कितना पोटेंशियल है। ये जरूर है कि टेक्नोलॉजी में हमें ध्यान रखना है कि लोग पीछे ना छूट जाएं, जो डिजिटल डिवाइड कहलाता है वो ना हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा हमारा बहुत बड़ा देश है और अलग अलग वर्ग के लोग हैं, तो वो हमें जरूर ध्यान रखना है। लेकिन पोटेंशियल बहुत है, जैसे आपने कहा कि अवसर बहुत निकल के आए हैं इस बड़ी मुश्किल की घड़ी से। जी बिल्कुल, और उन अवसरों को अब हम उम्मीदों के साथ अगले साल में किस तरीके से उसको प्लेटफॉर्म पे लेकर आते हैं ये भी देखना होगा। मैं रुक करना चाहूँगी जितिन, आपका साइबर एक्सपर्ट हैं आप। उर्वशी ने बात की टेक्नोलॉजी की, डिजिटल, हमने देखा कि जो है डिजिटलीकरण हो गया हर एक क्षेत्र का। कितनी संभावनाएं आप इस साल में देखते हैं, और जो डिजिटल डिवाइड की भी उन्होंने बात की है, क्योंकि ये एक चुनौती भी है, उसे किस तरीके से इस साल उस पर किस तरीके से काम करने की उम्मीद है? देखिए, सरकार का जो एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना है 2024 तक, उसमें ये उम्मीद करी जाती है कि कम से कम $1 से $1.5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी है वो सॉफ्टवेयर और आईटी सेक्टर उसको प्रोड्यूस करेगा। और उसके लिए जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो ये थी कि जो टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन है, जो इकोनॉमी का डिजिटलाइजेशन है, वो रूरल एरियाज में, गाँव दराज के अंदर हो। और पहले 4-5 साल आप देखिए जो डिजिटल इंडिया का पूरा कैंपेन चला, शायद वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने के लिए या एक एटमॉस्फेयर बनाने के लिए या एक वो लर्निंग स्टेप के हिसाब में था, जिसका सबसे ज्यादा फायदा अर्बन सिटीज को मिला। पिछले साल अभी ये जो वर्ष चल रहा है, खत्म होने वाला है, उसमें रविशंकर प्रसाद जी ने भी कहा कि जो अगले आने वाले 3-4 साल है, अब हम एस्पिरेशनल इंडिया को मीट करना चाहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बना लिया, अब जो सोसाइटी के लास्ट लेग पर लोग खड़े हैं, गांव दराज के अंदर किसान हुए, गरीब लोग हुए, उनको जिस तरह से डिजिटल इंडिया का फायदा मिले, चाहे वो जनधन अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करके या फिर आपके जो मोबाइल पे लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है उनको लेकर आना, उनकी खेती में मदद करना, तो ये जो जैम है जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल प्लेटफॉर्म्स, इनकी जो जैम ट्रिनिटी है, उसका कैसे फायदा जो रूरल इंडिया में अंतिम छोर पे समाज के वर्ग में जो खड़ा है उसको फायदा मिले। तो उसमें देखिए 2 चीजें हुई। एक तो कोविड के कारण हमारी इकोनॉमी ने लीपफ्रॉग किया ऑनलाइन स्कूलिंग के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, ऑनलाइन वीडियोस देखने के लिए, ऑनलाइन बातचीत करने के लिए। और उसके अंदर गांव दराज में हमारे अपने घरों के अंदर जो बड़े बुजुर्ग लोग थे जिन्होंने शायद कभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया, वो भी अब टेक्नोलॉजी से कंफर्टेबल हो गए। एक जो चुनौती थी कि शायद हमारी अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी कोविड के कारण। आप देखिए, भारत विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर अर्थव्यवस्था ने वर्क फ्रॉम होम के कारण उसको सरवाइव किया और इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा सहारा दिया। जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु देखने को मिला, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, कि सरकारी कार्यालयों के अंदर भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, वर्क फ्रॉम होम का इस्तेमाल करके गाड़ी के पहिए को उसी गति से चलाया जाएगा। ये भी हमें देखने को मिला कि सरकार भी ट्रांसफॉर्म कर सकती है वक्त के साथ। दूसरा, समाज का एक दूसरा रूप, जो लोग टैक्स चोरी करते पाए जाते थे वो दान देते दिखे, लोगों को खाना खिलाते दिखे। आपने भारत के 20 करोड़ लोगों को सड़क पे भूखा नहीं सोने दिया। हमारे समाज ने सबकी रक्षा करी, सबको संभाला। और जो पुलिस वालों को हम गालियां देते थे, जिनको गुंडाराज या एक तरह से भ्रष्ट अधिकारी बताया जाता था, उस पुलिस का सबसे बड़ा मानवीय रूप भारत के समाज को देखने को मिला। तीसरा, एक चुनौती भी हमारे सामने आई कि इस पूरी अर्थव्यवस्था की भागदौड़ में शायद हमें अब पीछे रुककर, पीछे पलट के देखने की जरूरत है। शायद कोई पीछे छूट गया। जो डिजिटल डिवाइड आज हमें देखने को मिल रहा है कि भारत के आज आधे से ज्यादा बच्चे जो गांव दराज में स्कूलों के अंदर नहीं जा पाए, उनके पास तो लैपटॉप नहीं है, उनके पास मोबाइल नहीं है, घर में एक मोबाइल भी शायद नहीं है। वो कैसे ऑनलाइन स्कूलिंग करेंगे? तो मुझे लगता है कि जो आने वाला बजट भी है, आने वाला नया साल भी है, सरकार का पूरी कोशिश होगी कि जो गांव दराज के अंदर, जैसे अभी उर्वशी भी बता रही थी कि वहां पे टेलीमेडिसिन, वहां पे टेक्नोलॉजी इनेबल एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑनलाइन क्लासरूम्स, अब गांव वहां पे सेटअप किए जाएं। अर्बन लोगों के पास बहुत पैसा है, हम विपत्ति के समय चुनौती बन के अपनी आपदाओं को अवसर में परिवर्तित करके अपनी रोजी रोटी, अपनी आजीविका और अपने संसाधन सब चला लेंगे। सरकार का पहला कर्तव्य है कि गांव के जो लोग हैं, जो हमारे बच्चे पीछे रह गए, बड़े बुजुर्ग पीछे रह गए, किसान गरीब रह गए, अब उनके तरफ एडिशनल पुश दिया जाए। और उसके लिए पूरे समाज को अगर कहीं थोड़ा बहुत टैक्स बढ़ता भी तो तैयार होना चाहिए। जी
बिल्कुल। तो जितेंद्र भी जैसा कि कह रहे हैं कि डिजिटल डिवाइड को दूर करने की ज़रूरत है। समाज के आखिरी छोर, आखिरी तबके और हर एक आखिरी व्यक्ति तक वो डिजिटल लाभ पहुंचाने की ज़रूरत है। उर्वशी, मैं आपका रुख करना चाहूँगी। प्री बजट बैठकें भी हुई हैं, निर्मला सीतारमण जी ने जो ली हैं, और अभी जो एक बात निकल कर आई है, चूँकि हम क्या ये देखेंगे कि इस साल जो हेल्थ सेक्टर है उस पर खास फोकस होगा, बजट में भी हम देखेंगे कि उस पर खास फोकस होगा। क्या ऐसे कुछ संकेत मिल रहे हैं कि इस बार जो बजट एलोकेशन है हेल्थ सेक्टर पर, उसे बढ़ाने की या बढ़ने की उम्मीद है? जी देखिए, हेल्थ सेक्टर पे तो सरकार पिछले कुछ सालों से काफी रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रही है। आपने मेडिकल एजुकेशन का क्षेत्र देखा होगा, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट लाया गया, जो हमारी मेडिकल काउंसिल थी, बहुत समय से रिफॉर्म की जरूरत थी उसमें, तो वो लाया गया। आयुष्मान भारत लाया गया। इसी साल जो डिजिटल हेल्थ मिशन है वो लॉन्च की गई। तो सरकार इस क्षेत्र पे काम तो काफी समय से कर रही है, लेकिन ये जरूर है कि अब उस काम को और तेजी से बढ़ाना पड़ेगा। पब्लिक हेल्थ खास तौर से जो क्षेत्र है उसमें और पैसे तो बढ़ाने ही है इसमें, उसमें कोई शक नहीं है। हमारी जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है 2017 की, वो भी कहती है कि जो पैसे हैं वो हमें बढ़ाने, हम अभी तक भारत में बहुत कम पैसे हमने खर्च किए हैं पब्लिक हेल्थ पे खास तौर से। तो वो तो जरूर है कि हमें बढ़ाना ही है, और सिर्फ जो सेंटर की सरकार है सिर्फ वहां नहीं, राज्यों में भी बढ़ाने की बहुत जरूरत है। कई राज्य भी हैं जहां स्कोप है कि जो हेल्थ सेक्टर पे स्पेंडिंग है वो हम बढ़ाएं, तो वो जरूर है। लेकिन जो पब्लिक हेल्थ है, और वो भी मुझे लगता है इस साल हमने उस पर कुछ प्रोग्रेस किया। आप देखेंगे भारत ऐसा देश नहीं था जहां हम लोग मास्क पहनने के आदी थे, लेकिन इस साल हमने उस पे भी थोड़ा मोमेंटम गेन किया है। थोड़ा हम लोगों में कॉन्शियसनेस आई है कि आप पब्लिक जगहों पे किस तरह से व्यवहार करें, किस तरह से आप अपने हैंड वॉशिंग का ध्यान रखें। अब ये ऐसी चीजें हैं जो आगे जाके भी हमें काम आएंगी। ये सिर्फ एक महामारी में काम नहीं आती, ये हमेशा याद रखने वाली चीजें हैं। तो इन चीजों पे हमें इन्वेस्ट करना है कि लोगों का बिहेवियर हम पब्लिक हेल्थ में किस तरह से बदलें। और दूसरा बड़ा एरिया जो इन्वेस्टमेंट का है, जो मुझे लगता है और भी सरकार इसमें करेगी, वो है ह्यूमन रिसोर्स का। जो मैंने जैसे बात की कि मेडिकल रिफॉर्म तो आए हैं, लेकिन हमें नर्सिंग में भी रिफॉर्म की जरूरत है। क्योंकि आप देखेंगे स्वास्थ्य का क्षेत्र, उसमें सिर्फ डॉक्टर या स्पेशलिस्ट नहीं होते, उसमें नर्स भी होते हैं, उसमें और तरह के भी कार्डर्स होते हैं, और तरह के लोग भी काम करते हैं। तो उनको भी हमें और मजबूती से आगे बढ़ाने की जरूरत है, जो कि हर काम डॉक्टर या स्पेशलिस्ट का नहीं होता है। पब्लिक हेल्थ में और बहुत से ऐसे काम होते हैं जो और प्रकार के हेल्थ प्रोफेशनल देखते हैं। तो वो मुझे लगता है एक और क्षेत्र होगा जिसमें सरकार आगे जाके और रिफॉर्म लाएगी। सिर्फ पैसे का नहीं, पर ऑल्सो जो गवर्नेंस है, किस तरह से हम इन क्षेत्रों को गवर्न करते हैं, उसमें भी मुझे लगता है कि बदलाव लाया जाएगा। और मुझे लगता है आयुष्मान भारत जो शुरू किया है, उसका जो रीच है हमें बढ़ाना है। सिर्फ जो मेट्रो शहर है उस तक ना वो सीमित रहे। हमारी यही कोशिश है कि वो टियर 2, टियर 3 में भी जाए, और अल्टीमेटली जैसे अभी चर्चा हुई कि हमारे ग्रामीण जो क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां तक पहुंचे। और इसमें हमें प्राइवेट सेक्टर से भी मदद लेनी पड़ेगी, सिर्फ सरकार नहीं कर पाएगी। प्राइवेट सेक्टर के साथ भी इसमें मिलके हमें काम करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये तो कुछ क्षेत्र हैं जिनमें कि आप बजट में ही नहीं, उसके अलावा भी देखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार इस पे अब और भी फोकस लाएगी। बिल्कुल, तो इन सब क्षेत्रों पे सरकार का फोकस और बढ़ेगा, इसकी उम्मीद। और जैसा कि सरकार के जो पिछले स्टेप्स रहे हैं उनसे भी ये संकेत मिलते हैं। जितेंद्र, मैं आपका रुख करना चाहूँगी, और मेरा प्रश्न अगला ये है, आत्मनिर्भर भारत, जिस पर प्रधानमंत्री का खासा जोर रहा है, वोकल फॉर लोकल को लेकर भी लगातार कैंपेन चलाया गया, और हमने देखा कि किस तरह से लोग उसके लिए, लोकल के लिए वोकल हुए। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हम कितना आगे बढ़े हैं, और आगे किस तरह की उम्मीदें आपको और नजर आती हैं? देखिए, कई बार चुनौतियां आपको वो निर्णय लेने के लिए विवश कर देती हैं जो शायद समाज के हित में तो होते हैं, पर समाज कभी उनके लिए शायद पहले तैयार नहीं होता। पर जब वो चुनौतियां आती हैं तो समाज भी उसके लिए खड़ा हो जाता है। जैसे मैं आपको कहूं कि हमारी अर्थव्यवस्था की इतनी बड़ी निर्भरता चीन के द्वारा आने वाले जो सामान है उसके ऊपर थी। शुरू में पीपीई किट तक आप चीन से लाने की हम सोच रहे थे कि कहाँ से ऑक्सीमीटर आएंगे, कहाँ से सब आएगा।
मगर आज ये दिखाता है कि भारत अगर आत्मनिर्भर हो और सबसे ज्यादा आज पीपी किट यहाँ बनते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं, तो हम इस चुनौती का कितने अच्छे से सामना कर गए। चूंकि आज हम मेडिसिन डेवलपमेंट के अंदर आत्मनिर्भर थे, तो आज हमें इस चीज की चिंता नहीं है कि भारत के अंदर सस्ती मेडिसिन कहाँ से आएगी। तो जो गलवान घाटी के अंदर हुआ, जहां हमारे 20 से 22 सैनिकों की निर्मम हत्या चीन ने करी, उसके बाद जो सरकार का रुख हुआ, सबसे पहले आपने चीन के मोबाइल ऐप्स को बंद करना शुरू किया, ताकि जो सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर अर्थव्यवस्था है, जो सबसे बड़ी स्मार्टफोन पॉपुलेशन वर्ल्ड के अंदर है, उसका जो डेटा का मोनेटाइजेशन है, उसका जो मार्केट है, उसका फायदा हमारे यहाँ के अपने लोग उठाए, ना कि हमारे दुश्मन देश। और हम मतलब रिवर्स फाइनेंसिंग अपने ही हथियारों की ना करें, हमारे लोग अपने यहाँ पे ऐप बनाए। और उसके लिए आप देखिए एनईजीडी के अंदर भी, माईगॉव के अंदर भी काफी कंपटीशन हुए। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशंस को भारत सरकार ने इंडिजिनस सॉल्यूशन, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत इस समय में थी, उसको सेलेक्ट किया गया। दूसरा एक निर्णायक कदम जो सरकार ने उठाया, जो पिछले महीने टेलीकॉम सेक्टर को नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव दिया गया है, जो ये बता रहा है कि जिन कंपनियों को हम एक तरह से सर्टिफाई करेंगे, जिन प्रोडक्ट को हम सर्टिफाई करेंगे, हमारी पूरी जो 150 बिलियन डॉलर से ज्यादा का टेलीकॉम अर्थव्यवस्था है, उसके अंदर वही प्रोडक्ट लगेंगे। तो अब ये इशारा था चीन की तरफ, एक कि अब यहाँ पे आपका स्वागत नहीं है। दूसरा एक इशारा जो प्रधानमंत्री ने कहा कि 2021 तक 5G का रोल आउट होगा, रिलायंस 5G का भारतीय वर्जन लेकर आ रहा है। तो सारी चुनौतियों के बाद भी ये दिखाया जा रहा है कि भारत अपने कदमों के ऊपर अपने स्टैंडर्ड बना के, अपने यहाँ इनोवेशन करके टेक्नोलॉजिकल जगत के अंदर लीड लेने को तैयार खड़ा है। तो मुझे लगता है कि जो ये, और तीसरा अगर आप देखें, जो मुझे सबसे ज्यादा 6 साल के अंदर शायद भारत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। आज तक बड़ी बड़ी सरकारों ने एक जो जनधन अकाउंट है, उसके अलावा जो किया, हम लोगों के लिए किया, अर्बन पॉपुलेशन के लिए किया। हमको 4 साल पहले 1 नंबर 1 इंडिया और नंबर पोर्टेबिलिटी मोबिलिटी दी गई। आपको आधार के नाम पर 1 आइडेंटिटी 1 इंडिया दिया गया। पर अब जो कदम उठाया गया है, 1 नेशन 1 राशन कार्ड गरीबों के लिए, अगली बार कोई क्राइसिस हो, पैंडेमिक आए, गरीब को अगर 20 किलोमीटर चल के भी जाना पड़े, उसे कभी ये सोचना नहीं पड़ेगा कि रात की रोटी मुझे कहां से मिलेगी। वो भारत के किसी भी कोने में, किसी भी गांव में, किसी भी राशन की दुकान पर जाएगा और अपना कार्ड दिखा के राशन ले पाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो कदम उठाया गया है कि समाज के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है, वो अब आधार का, टेक्नोलॉजी का, आइडेंटिफिकेशन का लाभ उठाकर एक राशन कार्ड पूरे भारत में इस्तेमाल कर जाएगा। तो ये देखिए, ये बहुत बड़ा कदम खाली खाने के हिसाब से नहीं है, पर जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है, जो लेबर पॉपुलेशन है, जो घबरा रही थी कि हम वापस जाए ना जाएं, वो शायद अब ये चिंता नहीं करेंगे कि अगर हम किसी भी शहर में मजदूरी करें, हमारा परिवार कहीं भी हो, हमको हमारे परिवार को सरकार जो है अन्न की और धन की सुविधा उपलब्ध कराएगी। जी बिल्कुल। तो ये सारे रिफॉर्म्स जो कि लगातार चल रहे हैं, इसमें और गति मिलने की उम्मीद। और उर्वशी, मैं आपका रुख करना चाहूँगी। हम जानते हैं कि कोरोना की वजह से जो अर्थव्यवस्था है, उसकी रफ्तार जो है वो थोड़ी मंद पड़ी, लेकिन अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अगले वित्त वर्ष में जो अर्थव्यवस्था है वो 10% की दर से आगे बढ़ने की उम्मीद है। कितना पॉजिटिव संकेत मिल रहा है आने वाले समय में इकोनॉमी को लेकर? जी बिल्कुल, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो इस साल हुए थे हिट, उसमें कोई शक नहीं है। और लॉकडाउन भी हम लोगों के यहाँ हुआ काफी समय तक, जो कि करना जरूरी था, क्योंकि हम एक बड़ी अननोन बीमारी से डील कर रहे थे। तो उस समय हमारे पास कोई चॉइस नहीं था, क्योंकि हमारा हेल्थ सिस्टम उस तरह से तैयार नहीं हो पाता, तो हमें लॉकडाउन करना पड़ा। इस वजह से कोई शक नहीं है कि बहुत क्षेत्रों में असर पड़ा, लेकिन अब वो रिकवरी भी हम देख रहे हैं। और ऐसी उम्मीद है कि अब अगले कुछ महीनों में वो रिकवरी और तेजी से होगी। चाहे हमारा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो, चाहे हम मेडिकल टूरिज्म की बात करें, ये ऐसे सब सेक्टर है जिनमें जरूर हिट हुआ है इस साल। लेकिन अब देख रहे हैं कि धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। और जैसे मैंने कहा कि अब जो अपॉर्चुनिटीज आई हैं इस साल, उनकी वजह से, चाहे वो डिजिटल टेक्नोलॉजी हो या और तरह से जो हम लोगों का बिहेवियर एक चेंज हुआ है। बिहेवियर चेंज बहुत बड़ी चीज होती है, वैसे करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक क्राइसिस के समय वो काफी जल्दी से बिहेवियर चेंज हो जाता है कई क्षेत्रों में, वो हमने देखा है। तो मुझे लगता है इस सब का इकोनॉमी को जरूर असर होगा। जो आत्मनिर्भर भारत का एक अभियान शुरू हुआ है, उसमें बहुत से क्षेत्र हैं जिनको बहुत असर पड़ेगा। अच्छी अच्छी स्कीमें उसमें अनाउंस हुई हैं, अगर हम उन्हें अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत ही जो पुश हमने दिया है, क्योंकि अब आप कोविड वैक्सीन देखिए, भारत में ही कितने सारे कैंडिडेट हैं, तो ये हमें देखने को मिलता है कि जब हम करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। और हमें अगर सही सपोर्ट मिले सरकार से, सही इंसेंटिव दे सरकार, वही कोशिश है अब सरकार की, तो हमारा प्राइवेट सेक्टर भी बहुत से इनोवेशन ला सकता है। तो मुझे लगता है ये सारे जो फैक्टर हैं, ये मिल के हमारी इकोनॉमी को दोबारा से जरूर एक अच्छे गति पे लेकर आएंगे।
और जरूर बहुत जल्दी हमारी रिकवर होगी इकोनॉमी, और उसके अच्छे साइन भी हमें मिल रहे हैं, चाहे कृषि का क्षेत्र हो चाहे कोई और क्षेत्र आप देखें तो उसमें काफी अच्छे साइन भी हमें मिलने शुरू हुए हैं। तो मुझे जरूर उम्मीद है कि हमारी इकोनॉमी अब दोबारा अच्छे से जल्दी वापस बाउंस बैक करेगी। बिल्कुल, और ये रिफॉर्म्स हम लगातार देख रहे हैं। अगर हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात भी करें, जिस तरीके से कृषि संबंधी 3 कानून लाए गए और उससे किसानों की आय को दोगुना करना हो या उन्हें किसानों को आत्मनिर्भर बनाना हो, इस पर लगातार काम चल रहा है। जितिन, मैं आपका रुक करना चाहूंगी, चूंकि हमने पहले भी चर्चा की कि जब चुनौती आती है और प्रधानमंत्री लगातार इस बात का जिक्र करते हैं कि चुनौतियों में अवसर तलाशें, तो पिछला साल जो चुनौती हमें देकर गया है, कितना बदलाव आप देखेंगे 2021 में? हमने देखा है कि हमारे काम करने के पैटर्न चेंज हुए हैं, हमारे शिक्षा का तरीका चेंज हुआ है, तमाम तरीके की जो क्षेत्र हैं उसमें काफ़ी तब्दीलियां हम महसूस करेंगे 2021 में। मैं आपसे चाहूँगी कि आप उन्हें गिनाएं कि क्या कुछ चेंज हमें दिखने वाला है पिछले साल के मुकाबले इस साल। देखिए, एक तो मुझे जो लगता है कि जो वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट जो आईटी सेक्टर में तो पहले से था, पर बाकी कंपनियों ने भी, नॉन आईटी सेक्टर ने भी उसको अडॉप्ट किया, सरकार ने अडॉप्ट किया। इट इज़ हियर टू स्टे। अब शायद ये जो वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट है, शायद पूरे हफ्ते का नहीं तो कम से कम 50% वर्कफोर्स के लिए रोटेशन बेसिस के ऊपर ये वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट है, पूरा समाज इसको जो है अंदर आमसात करेगा। दूसरा, मुझे जो लगता है कि जो पब्लिक हाइजीन थी वो बढ़ेगी, क्योंकि अब जो आदतें आपको लग गई हैं कि मतलब हाथ को लगातार साफ रखना है, बीमारियों से हम बचते हैं, हाथ या मुंह पे कपड़ा लगाना है, या पब्लिक स्पेस पे आप खुले में ना खाएं, तो आने वाले समय में एक जो हमारा तो पहले भी एक तरह से संस्कृति रही है, हम नमस्ते पहले से करते आए थे, जिसको पूरे वर्ल्ड ने अडॉप्ट किया, तो मुझे लगता है कि वो पब्लिक हाइजीन जो है उसके बारे में अवेयरनेस बहुत बढ़ी है। तो प्रधानमंत्री जो हर घर में शौचालय हो, वैसे जो कैंपेन या स्वच्छ भारत का जो कैंपेन शायद जो लोग पहले इतना नहीं देख रहे थे, अब उसके ऊपर ज्यादा शक्ति से काम होगा। तीसरा, मुझे लगता है जो एक बदलाव 2021 के अंदर आए, जिसके बारे में शायद प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि हर गांव में शायद सड़क पहुंच गई, हर गांव में बिजली पहुंच गई। अब अगला जो मिशन है वो हर गांव के अंदर ऑप्टिक फाइबर हाई स्पीड कनेक्टिविटी का है, ताकि हमारे हर गांव के अंदर एक टेली एजुकेशन सेंटर हो जहां ऑनलाइन स्कूलिंग हो सके किसी इमरजेंसी के अंदर, और एक टेली मेडिसिन सेंटर हो। हर गांव में तो आप एक एम्स नहीं बना सकते, पर हर गांव को आप एम्स से जोड़ जरूर सकते हैं, और इसके बारे में आईटी मंत्रालय भी पूरा काम कर रहा है। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा मिशन सरकार का 2021 के अंदर होना चाहिए। हर गांव के अंदर हाई स्पीड इंटरनेट, हर घर, हर गरीब बच्चे को किसी ना किसी तरीके से ऑनलाइन स्कूलिंग की सुविधा। बिल्कुल, अब ये जो बातें आपने गिनाई और सरकार इस पे पूरी तरह से प्रतिबद्ध भी दिखती है। उर्वशी, मैं आपका रुख करना चाहूँगी। आपने भी बताया कि किस तरीके से हम इकॉनमी में भी पॉजिटिव संकेत देख रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आप जिस तरीके जितिन भी बता रहे थे कि अगर हम पॉलिसी के लिहाज से देखें तो चूँकि बजट भी आने वाला है, हम क्या क्या चेंजेस देखने वाले हैं, किन सेक्टर्स पे फिलहाल इस साल हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार का फोकस रहने वाला है? शिक्षा और क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार पूरी तरह से चिंतित है, उसे लेकर गंभीर है? इसके अलावा वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिस पर खास फोकस? जी बिल्कुल, तो जैसे आत्मनिर्भर अभियान का पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ है, उसमें हमने कई सारी स्कीमें लाई हैं, तो उनके इम्प्लीमेंटेशन पे तो फोकस रहेगा ही, और वो आप देखेंगे कि वो काफी सारे क्षेत्रों को इम्पैक्ट करती हैं जी। तो एक तो वो एक बहुत ही बड़ा हमारे लिए रहेगा कि उसको अब हम इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं, क्योंकि एक तो है कि हम बड़ी बड़ी पॉलिसीज लाएं, लेकिन फिर उनको जमीन पे उतारना और हकीकत बनाना हमारे लिए हमेशा चैलेंज रहता है। हमारा इतना बड़ा और डाइवर्स देश है, तो वो उस पे काम तो सरकार करेगी ही, लेकिन स्वास्थ्य और जैसे आपने कहा उस पे बहुत ही बड़ा फोकस रहेगा कि अगली बार ऐसी कोई महामारी आए जो कि दुनिया में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दोबारा ऐसा होगा, तो हम उसके लिए कैसे बेहतर तैयार हो सकते हैं। हमारा हेल्थ सिस्टम महामारी ही ना हो, रोज के जो हम इश्यूज को डील करते हैं, चाहे ट्यूबरक्यूलोसिस हो, चाहे कुछ भी हो, बहुत सी और हमारे यहाँ परेशानियां हैं, हम उनके लिए कैसे बेटर तैयार कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र को, तो उसमें मुझे लगता है बहुत फोकस रहेगा। शिक्षा, आपने कहा इसी साल नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, तो उसके भी इम्प्लीमेंटेशन पे अब बहुत काम होना पड़ेगा, क्योंकि वो भी इस साल कुछ हद तक कम रहा, जो कि कोविड रहा, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन अब अगले साल मुझे लगता है हम ज्यादा देखेंगे। और पर्यावरण एक ऐसा क्षेत्र है जो अभी शायद हमने इतनी बात नहीं की, लेकिन हमने देखा कि जब लॉकडाउन हुआ था तो हमारा जो एयर क्वालिटी है, बहुत सी चीजें काफी बेहतर हुआ था। अब ये तरीका तो नहीं है बेहतर करने का, उसमें कोई शक नहीं, हम लॉकडाउन में नहीं रह सकते, लेकिन एक सस्टेनेबल लिविंग जो है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर मीटिंग के लिए अपनी गाड़ी लेकर ही जाना है या फ्लाइट लेकर जाना है। अब हमने देखा कि अब हम एक
टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी बहुत से काम कर सकते हैं जी। तो उस तरह से अगर हम एक और सस्टेनेबल तरीके लाएं अपना जीवन व्यतीत करने के, वो मुझे लगता है एक बड़ा अच्छा रहेगा। और पर्यावरण पे सरकार की तरफ से भी फोकस रहेगा। एयर क्वालिटी मुझे लगता है खास तौर से जैसे हम देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में हर साल हमें ये परेशानी होती है और इसका तो स्वास्थ्य से भी एक डायरेक्ट लिंकेज है। तो मुझे लगता है ये भी एक क्षेत्र रहेगा जिसपे सरकार ध्यान देगी। लेकिन लोगों के भी बिहेवियर से मुझे लगता है इस पे बहुत असर पड़ेगा। अगर हम ज्यादा सिंपल तरीके से जीना सीख जाएं, जो हमें कोविड ने एक तरीके से मजबूर कर दिया करने के लिए, लेकिन कुछ उसमें अच्छी भी चीजें निकल के आई। जो न्यू नॉर्मल है उसका हर चीज खराब नहीं है, कुछ चीजें अच्छी भी हैं। तो उनको अगर हम आगे लेके जाएं तो मुझे लगता है कि वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो मुझे लगता है बहुत से अवसर हैं और बहुत सी उम्मीदें हैं इस अगले साल के लिए। बिल्कुल, और उन्हीं अच्छी चीज़ों को, उन्हीं पॉजिटिव नोट्स को लेकर हम नए साल में आगे बढ़ेंगे। देखा है कि लोगों में अब जागरूकता भी बढ़ी है, लोग इनोवेटिव भी हुए हैं कि किस तरीके से इस तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से काम को किया जा सकता है, अंजाम दिया जा सकता है, और लोग आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी आगे बढ़े हैं। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और एक बार फिर से राज्यसभा टीवी की ओर से जितिन, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी बताइए प्लीज़। मुझे लगता है कि 2021 में 3 चीजें आपको साफ साफ दिखेंगी। एक, आत्मनिर्भर भारत जो समस्याओं को पालता नहीं है और टालता भी नहीं है जी। और वो भारत जो छेड़ने पे किसी को छोड़ता भी नहीं है जी। तो ये मुझे लगता है कि 3 सांकेतिक बदलाव हमारे समाज के अंदर आने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल सटीक बात आपने कही, और इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। शुक्रिया आप दोनों का, और एक बार फिर से हमारे दर्शकों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस पॉजिटिव नोट के साथ हम नए साल में आगे बढ़ेंगे, आत्मनिर्भर भारत का जो मिशन लेकर हम चले हैं उसे और गति देंगे, और जो लोगों के अंदर जो पॉजिटिव चेंजेस आए हैं पिछले साल की चुनौतियों को अवसरों में बदलने के बाद, उसको और ज़्यादा धार देने की ज़रूरत है। इसके साथ आज की चर्चा में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।